आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में दोस्तों आपको सुनवाते हैं नाटक मेरे दत्तक पिताजी। मूल मराठी लेखक C.V. जोशी, रूपांतरकार प्रभा भावे और इसका निर्देशन किया है मुख्तार अहमद ने। तो आइए सुनते हैं नाटक मेरे दत्तक पिताजी। भोर की सुहानी बेला, कोंकण में जाड़ों का मौसम। मैं रत्नागिरी के बंदरगाह की सैर को निकला था। कितना सुहावना होता है कोंकण में जाड़ों का मौसम। न कड़ाके की ठंड, न मुतलक गर्मी। कितना अच्छा लगता है, वाह। मैं हर साल इन्हीं दिनों में रत्नागिरी आता और बाप दादा की जायदाद में अपने हिस्से के नारियल के एक पेड़ और कटहल के पेड़ की एक डाल की पैदावार के मुबलग पैसे वसूल करा ले आता। अपने बाप दादा की जायदाद में अपने इस अकलौते बेटे को हिस्सा दिलाने के लिए मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने 8 साल तक मुकदमा लड़ा था और अब वसूली के लिए यहाँ आने में मुझे भी हर साल खर्च करने ही पड़ते हैं। लेकिन और उपाय ही क्या है? स्वर्गीय पिताजी की इच्छा और अपने अधिकार की रक्षा। क्या मैं अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ सकता हूँ? मेरी तरफ से जरा भी ढील हुई तो क्या मेरे स्वर्गीय पिताजी की आशाओं पर पानी न फिर जाएगा? अगर मैंने असावधानी की तो क्या अपने इस नालायक बेटे को स्वर्गीय पिताजी कभी माफ करेंगे? मैंने अपने हिस्से की रकम की वसूली कर ली है। आज शाम की बोट से मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ये हजरत कौन है? जब से खड़े खड़े मुझे टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। अरे ये तो मेरी ही तरफ लप के बाहें पसारे ये मेरी ओर भागे चले आ रहे हैं। मुझे अपने बाहों में भर लिया। अरे ये क्या दादाजी? अरे मुझे आप अपना कौन समझ बैठे हैं? छोड़िए मुझे, जरा छोड़िए तो। मैं आपका नाती पोता तो हूं नहीं। छोड़िए भी, नाहक भीड़ जमा हो जाएगी। अच्छा खासा तमाशा होगा। नहीं बेटा, मुझे इस तरह न झिड़को। वही हो तुम, बहू वही, बिल्कुल वही, पर भी फर्क नहीं। हाँ हाँ पंडित जी, मैं वही हूँ जो कल था। जैसा कल वैसा आज, वही चिमणा जी विट्ठल। अरे क्या कहा? चिमन तो तुम्हारा नाम भी वही है। हाँ। चिमन, चिमन बस हो गया, वही बताया था। चिमन, चिमन, आओ बेटा, आओ मेरे साथ आओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं किसी की नजर बचाकर पागल खाने से तो नहीं भाग आए आप? चलिए चलिए, मैं आपको फिर वहीं पहुंचा देता हूँ। चलिए। अरे बेटा, मैं किसी की नजर बचाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो वो तुम ही हो कि मेरी नजर बचाकर 20 बरस से भागते फिरते हो। मेरे बड़े भाग्य के कल रात ही श्री गुरुदेव स्वप्न में आकर कह गए। क्या कह गए? अरे तेरा बेटा कल सवेरे तुझे अवश्य मिलेगा। मैंने पूछा, पर मैं उसे कैसे पहचानूंगा? तब गुरुदेव ने स्वप्न में मुझे तुम्हारे दर्शन कराए। कहा, लो अच्छी तरह पहचान लो। मैं टुकुर टुकुर तुम्हें निहारता रहा और गुरुदेव आदेश देकर अदृश्य हो गए। आहा वही मनोहर मूर्ति, वही हूँ बहू, वही बिल्कुल वही। पर अब चलो बेटा, घर चलो। हाँ, रास्ते के लोग ताकने लगेंगे। ये कोंकण है बेटा, यहाँ लोगों की निगाह बड़ी पैनी और नजर बहुत चौकस होती है। चलो बेटा, अब घर चलकर ही बात करेंगे। चलो।
बेटा, ये रही मुझ गरीब की झोपड़ी। वाह, खूब बढ़िया बगीचे और हरे भरे लान से घिरे हुए इस आलीशान बंगले को आप झोपड़ी कहते हैं? अरे छोड़ो बेटा, हम कोंकण के लोग सादे जीवन और उच्च विचारों के अभ्यासी हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आओ यहाँ बैठो। अरे भाई बैठो। अच्छा। रामू, रामू, अरे सुनता है? मेहमान आए हैं। आया अन्ना जी, आया। अरे बगीचे से इनके लिए ताजे फल निकाल ला। अन्ना पर अरे पर क्या? जा मालिक के मेहमान के सामने नानू करता है। संतान के सहारे बिना ये नौकर भी सिर चढ़ गए हैं। खैर, अरे श्रीमती जी। जी आई, क्या है? अरे जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। देख लो, मेरा स्वप्न साक्षात सत्य हो गया। देखो अपना बेटा आया है, और तुम मुझे पागल कह रही थी। है न हूबहू वही स्वप्न में देखी हुई मनोहर मूर्ति। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बेटा चिमन, अपनी माँ के पैर छुओ। जीते रहो बेटा, 100 बरस जियो। अच्छा बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। अरे क्या देख रहे हो चिमन? है ये फोटो देख रहे हो? फूल से ये तीनों बच्चे 25 साल इन्फ्लुएंजा से 8 ही दिन के भीतर चले गए बेटा। रह गए अपने भाग्य पर रोने के लिए हम दोनों बूढ़े। 1 बरस बड़े दुख में काटा बेटा। गुरु शरण में गया, और कल ही गुरु जी ने स्वप्न में तुम्हारे दर्शन कराए। गए जन्म में तू ही मेरा बेटा था। अब मुझ बूढ़े में जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, बंगला बगीचे की देखभाल करने की शक्ति नहीं है बेटा। ये सब और बंबई का अपना छोटा सा घर तुम्हें ही सौंपता हूं। सब तुम्हारा है। तुम हमारे बेटे हो। अपनी संपदा संभालो और हमें गिरफ्ती के झंझट से छुट्टी दो बेटा। लेकिन अन्ना, मेरे पिताजी नहीं रहे और अपनी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ। इस कारण में किसी का दत्तक पुत्र नहीं बन सकता। कानून से भी आप मुझे गोद नहीं ले सकते। अरे क्या धरा है इन बातों में बेटा? कानूनन गोद लेने से ही क्या सच्चा प्रेम पैदा हो सकता है? अरे हम तो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। तुम हमें माँ बाप जैसा प्रेम करो। हाँ? हमारी वृद्धावस्था में हमारी सेवा करो। बस ये सब जायदाद तुम्हें ही मिलेगी। हाँ चिम्मन, तुम्हें नौकरी में आपा खपाने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ो नौकरी। लेकिन अन्ना, इसके लिए भी मुझे पूना तो जाना ही होगा। अरे पूना जरूर जाओ बेटा, जरूर जाओ बेटा। लेकिन तुम्हारे बिना हमसे रहा न जाएगा। हाँ, बात ये है चिम्मन कि मैं तो भैया दमे का पुराना मरीज हूँ। हाँ, बस मौसम बदला कि मेरा दमा बुरी तरह उखड़ आता है, तब मुझे हवा पानी बदलना ही पड़ता है। वैसे मैं तो यूं भी पूना में किराए का मकान लेने की सोच ही रहा था, पर अब तो तुम ही हो वहाँ, तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे हम तुम्हारी घर गृहस्थी देखकर मन ही मन खुश होंगे। तुम्हारा भार भी कुछ हल्का होगा बेटा। मैं पूना पहुंचा और माताजी को पूरा हाल बता दिया। वो बोली, संभल कर कदम रखो बेटा, मुझे तो दाल में काला नजर आता है।
हम गरीबों को जमीन जायदाद की लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और बेटा, वो लोग भले हों भी तो भी देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। अरे रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी बेटा। लेकिन माँ, मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ा था, वही मेरे पीछे पड़े हैं। और गरीबी और महंगाई के इस जमाने में मुझे किसी की जायदाद मिल गई तो हमारे कष्ट भी दूर होंगे। अन्ना और माँ यहाँ आ रहे हैं, हमें उनको खूब खातिर करनी चाहिए। हाँ, चिमन बेटा। कौन? अन्ना? लो बेटा, ये दोनों पेटियां संभाल कर ऊपर रखवा दो। ये हमारे गहने कपड़ों की पेटी है बेटा। और देखो, इसमें हमारी जमीन जायदाद की दस्तावेज और खास खास कागज पत्तर हैं। अब कहीं जान में जान आई, वरना यात्रा में तो अधमरे ही हो गए थे। कितनी भीड़! ओहो हो, चाबियों का गुच्छा भी न जाने कहाँ खो गया। अब नहा धोकर बदलने के लिए कपड़े भी कहाँ से मिलेंगे। आप मुंह हाथ धोइए अन्ना, आराम से बैठिए। मैं अभी नए कपड़े का इंतजाम करता हूँ। हाँ? जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। मेरे लिए बस एक धोती जोड़ा और अपनी माई के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेते आओ बेटा। पैसे की फिक्र मत करना बेटा। हाँ? और हाँ, वो चाबियों का दूसरा गुच्छा भेजने के लिए रत्नागिरी को भी तार भेजना होगा। 2 महीने बीत गए। अन्ना और माई की तबीयत सुधरती रही और मेरी हालत और घरेलू परिस्थिति बिगड़ती गई। माँ से यह न देखा गया, वो बोली, अरे चिमन, तेरी ये दत्तक माता पिता तो सिर पर ही चढ़े चले आ रहे हैं। सेर सेर दूध पीते हैं, सांझ सवेरे फल मिठाई और हलवा पूरी उड़ाते हैं। तो मेरी बात मान चिमन, चुपचाप रत्नागिरी चला जा और वहां जाकर अच्छी तरह पता लगा कि मामला क्या है। ससुर जी से रुपये उधार लेकर मैं रत्नागिरी गया। असलियत जानकर मैं सन्न रह गया। इतना झूठ, इतना फरेब। मैं पुनः वापस आया। गुस्से के मारे मैं आपे से बाहर था। कहाँ है वो बदमाश अन्ना? तेरे जाने के दूसरे ही दिन वो लोग भी रत्नागिरी चले गए। बोले चिमन बेटा ने तार देकर बुलाया है, संदूकें ऊपर पड़ी हैं। हो न हो इसमें चोरी का सामान है माँ। वो इस घर का मालिक नहीं, नौकर था। लेकिन उसकी पेटियां तो है ही। चाबियां न मिले तो क्या हुआ, मैंने तोड़ूंगा। हाँ। पोस्टमैन। बेटा चिमन, तुमने 2-3 महीने हमारी बड़ी सेवा की। हमारा आशीर्वाद तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए तुम्हारी पत्नी की सोने की चूड़ियाँ और तुम्हारा फाउंटेन पेन ले आया हूँ। तुम्हारे दुकानदार के पास से कपड़ा लिया है, उसे पैसे चुका देना तुम्हारा कर्तव्य है। बेटा चिमन राव, पेटियों में ईंट पत्थर भरे हैं। जब तुम अपना खुद का मकान बनवाओ, इनका जरूर उपयोग करना। हम दोनों सकुशल हैं और तुम जैसे किसी और सुपुत्र की खोज में हैं, जो हमें अपना दत्तक पिता बना ले। तुम्हारा अन्ना। तो ये था नाटक मेरे दत्तक पिताजी। मूल मराठी लेखक सीवी जोशी, रूपांतरकार प्रभा भावे और इसका निर्देशन किया मुख्तार अहमद ने। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रस्तुति।